Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. So it's been a really long time. Maybe शायद 2 or 3 months, don't know. But here we are again with the novel. तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, नॉवल को स्टार्ट करते हैं. बाकी कुछ बातें हैं जो मुझे करनी है रिगार्डिंग दिस चैनल एंड माई वांगशान स्टोरीज़. तो वो हम तभी करेंगे जब ये पूरा मतलब आज वाला एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस फील ना हो. तो चलिए अभी नॉवल को ही शुरू करते हैं. बट उससे पहले आई हैव वन मोर अनाउंसमेंट एंड विच इज़ अबाउट माई न्यू चैनल. बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने कम्युनिटी में शेयर किया था और इको में भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी वर्जिन सिम्फनी में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी मैं बताना ज़रूरी समझ रही हूँ. तो मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत टाइम पहले कम्युनिटी में शेयर किया था कि मैं कुछ अलग किस्म की कहानियों पर काम करना चाहती हूँ, और वो कहानियाँ हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट को लेकर हुआ करेंगी, इंडियन सर्कमस्टेंसेस को, वहाँ की प्रॉब्लम्स को लेकर हुआ करेंगी. और ये बहुत अलग तरीके की कहानियाँ होंगी, मतलब बहुत अलग तरीके, ऐसे नहीं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड होंगी, बट ये है कि बस इंडियन टच के साथ होंगी. तो किसी को अगर इस तरीके की कहानियाँ सुनने में कोई भी इंटरेस्ट हो तो जाकर एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा. मुझे उम्मीद है कि आपको एक नए तरीके का विज़न देखने को मिलेगा या दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया मिलेगा. तो एक बार विज़िट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी. ओके, बस मुझे यही कहना था. एंड अब बाकी बातें करेंगे बाद में. हम फाइनली स्टार्ट करते हैं वर्जिन सिम्फनी को. एंड आई एम रियली सॉरी वंस अगेन अबाउट द वर्जिन सिम्फनीज डिले, बट अब हम यहाँ हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट को. सो लास्ट पार्ट में बहुत कुछ हुआ था एंड मे बी ऑलमोस्ट हमारे माइंड से कम्प्लीटली स्किप हो गया होगा कि स्टोरी का कॉन्सेप्ट क्या था, स्टोरी क्या थी एंड हम लोग कहाँ और क्या कर रहे थे. तो चलिए पहले से एक क्विक समरी दे देते हैं. तो हमारी वर्जिन सिम्फनी की जो कहानी थी उसके अंदर हम पहुँचे थे अब से कुछ डिकेड पहले, जब हमारी सोसाइटी उतनी ओपन नहीं थी. हम लोग अपने माइंड से थोड़े से नहीं, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव्स थे एंड सोसाइटी नॉर्म्स कम्प्लीटली डिफरेंट थे. हम एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में रह रहे थे जिसके अंदर ओमेगास की सिचुएशन, पोजीशन बहुत ज़्यादा वनरेबल थी. एंड उसमें से भी अगर कोई ओमेगा एक विडोअर हो तो सोसाइटी उसे किस तरीके से कर्स की तरह देखती थी एंड कौन कौन सी बाउंडेशन उसकी लाइफ में इम्प्लांट करती थी एंड किस तरीके से उसकी लाइफ हार्ड, रफ एंड पैची हो गई थी. ये सब कुछ हम इस स्टोरी के अंदर देख रहे थे. एक बेस बिल्ड हो चुका था जिसके अंदर हमने अपने दोनों कैरेक्टर्स की लाइफ को एंड उनकी बैक स्टोरीज़ को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया था, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट जो मेन लीड था वो था लान वांग ईबो, अ प्रिंस ऑफ लान फैमिली, सेकेंड यंग प्रिंस. एंड ये एक रॉयल बैकग्राउंड से रिलेटेड स्टोरी थी. साथ ही ओमेगा वर्स होने के साथ साथ ये थोड़ी सी मैजिकल भी थी, जिसके अंदर लान वांग ईबो के पास अपनी खुद की कुछ मैजिकल पावर्स थी जैसे कि बाकी लैन फैमिलीज़ के अंदर हुआ करती थी, क्योंकि सारे के सारे विजार्ड्स थे. सो दैट वॉज द स्टोरी अबाउट द फर्स्ट मेन लीड. बट नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड मेन लीड विच इज़ विजान शाओ. तो विजान जो था वो एक ब्यूटिफुल 9-tailed फॉक्स था. वो एक बहुत पावरफुल फॉक्स था अपने पूरे एरा का. अब एरा का इसलिए कहा जा रहा है जस्ट बिकॉज एक तो फॉक्स स्पिरिट अपने आप में बहुत रेयर होती हैं एंड उसमें भी 9-tailed फॉक्स होना अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग थी. क्योंकि अभी इस वक्त सोसाइटी के अंदर विजान के अलावा शायद ही कोई पर्सन होगा जिसकी 9-tailed फॉक्स होंगे और जो इतना यंग होगा, सिवाय शाओलिन के. शाओलिन विजान की मदर इन लॉ, बट वो एक ओल्ड फॉक्स थी जो धीरे धीरे कर एज्ड हो रही थी. एंड विजान इज़ अ यंग पर्सन, यंग लैड, एंड उसका जो ब्लड था वो भी बहुत रेयरेस्ट था. तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विजान के पास बहुत सारी पावरफुल शक्तियाँ थी, ऐसी शक्तियाँ जिससे कई हद तक शाओलिन भी डर खाती थी. बट कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ को नज़र भी सबसे जल्दी लगती है. एंड शायद विजान को नज़र ही तो लगी थी, तभी तो शादी के पहले ही दिन उसने अपने हस्बैंड को खो दिया था. एंड उसी दिन के बाद से विजान शायद एक कर्स की तरह पूरी सोसाइटी में देखा जाने लगा, क्योंकि लोग सिर्फ यही समझते थे कि विजान की वजह से ही जोजोआना की डेथ हुई थी. विजान एक बैड लक की तरह था. अगर विजान ही जोजोआना की लाइफ में ना आता तो शायद आज जोजोआना जिंदा होता. पर खैर, ये तो लोग हैं, लोगों का काम होता है कहना. और विजान इस सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे करके सर्वाइव करना सीख रहा था. वो मर तो नहीं सकता था अपने हस्बैंड के साथ, पर जीना भी इतना आसान नहीं था. चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो रही थी. रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर विजान को बांध दिया गया था. एंड विजान को वो सारे रूल्स फॉलो करने ही होंगे, खासकर तब तक के लिए जब तक कि वो अपने हस्बैंड के लिए मोर्न कर रहा था.
एंड इस टाइम पीरियड के बाद ही शायद विजान की आगे की डेस्टिनी को डिसाइड होना था। एंड मॉर्निंग पीरियड भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को ही आया था, कुछ ही महीने बचे थे। उसके बाद विजान की लाइफ एक अलग डायरेक्शन में मूव होगी, बट उससे पहले विजान की लाइफ जैसे ऑलमोस्ट ऑलरेडी ही अप्स एंड डाउन्स करना शुरू कर चुकी थी। वो लाइफ जो जुजुआना के जाने के बाद से ही बिल्कुल किसी एक स्ट्रेट लाइन की तरह चल रही थी और एक प्लेन कैनवास में कन्वर्ट हो गई थी। वो अचानक से एक अतरंगी शख्स के आने से जैसे एक बार फिर से रंगीन होना शुरू हुई थी। एंड डेफिनेटली वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लान वांग ईबो था, जिसकी नज़र जिस विजान से जैसे ही टकराई थी, पता नहीं क्या हुआ था ईबो के अंदर। शायद उसके दिल के अंदर का वो हिस्सा या कहा जाए वो रूह जो विजान से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, वो एकाएक विजान की तरफ जैसे आकर्षित होने लगी थी। और हो भी क्यों ना, विजान ईबो का सोल मेट था। सोल ने सोल का कनेक्शन शायद फर्स्ट इंट्रैक्शन से ही पहचान लिया था। वो बात अलग है, विजान के लिए चीज़ कोई मायने नहीं रखती थी और ना ही उसे इस बात से कोई फ़र्क पड़ने वाला था, पर ईबो उसे ऐसे फ़र्क पड़ना शुरू हुआ था। या ये कहा जाए वो उसका फ़र्क था या एक जुनून, विजान के लिए ईबो नहीं जानता, पर बस एक ज़िद की तरह अब उसे विजान चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। और उस ज़िद का नतीजा था कि वो विजान के सिर्फ पीछे था, और पीछे होते होते ही सही वो विजान के स्कूल में पहुंच गया था। विजान एक रेप्यूटेड प्रेस्टीज ओमेगा स्कूल का प्रिंसिपल था, एक अल्फ़ा स्कूल भी था। एंड उस अल्फ़ा स्कूल को डेफिनेटली रॉयल फैमिली संभालती थी। एंड उस रॉयल फैमिली में से लैन शिचैन उस चेयर पर बैठता था एज अ प्रिंसिपल। बट लान ईबो के आ जाने के बाद ही वांट टू बिकम द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। एंड बहुत हद तक लैन शिचैन इस बात के लिए राज़ी भी हो जाता है, क्योंकि लैन शिचैन को बहुत बड़ा एम्पायर संभालना था। एंड एज अ रॉयल प्रिंस और ये कहा जाए आने वाले किंग होने के नाते उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। इसीलिए ईबो के ये इच्छा जताने पर कि वो उस रॉयल अल्फ़ा स्कूल का प्रिंसिपल बनना चाहता है, लैन शिचैन ने ईबो को ये जिम्मेदारी दे दी थी। बट शिचैन को ये पता होता कि ईबो उस अल्फ़ा स्कूल में क्यों बैठना चाहता है, तो शायद शिचैन दूसरी बार सोचता, क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक शिचैन विजान की परवाह करता था। वो अपने उसे छोटे भाई की तरह देखता था एंड उसके लिए कंसर्न रहता था, मे बी शायद बिकॉज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, एंड जिसे शायद ईबो नहीं जानता था। खैर, ईबो और विजान की ज़िंदगी धीरे धीरे उलझना शुरू कर चुकी थी। ईबो जितना ज़्यादा विजान के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, विजान उसे उतना ही पुश कर रहा था। एंड इसी पुश एंड पुल के अंदर ईबो ने एक अलग ही दाव खेल दिया था ताकि वो विजान के पास परमानेंटली रह सके। एंड वो था विजान की सिस्टर इन लॉ को अप्रोच करना एज अ कोर्टिंग। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब लगभग 2 दिन गुजर चुके थे। ईबो के वो सारे फरमान जो सभी लोगों के पास पहुंच गए थे अल्फ़ा स्कूल्स को लेकर, जो रूल्स चेंज होने थे, उसने बहुत ज़्यादा हाहाकार मचाया था। बैक टू बैक्स लगातार बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, पर ईबो जैसे अपनी बात पर स्टिक हो गया था। बाकी सब लोग इस बात से खुश तो नहीं थे, पर ईबो के पास में इस वक्त रॉयल स्टैम्प थी, यानी कि कहीं ना कहीं हद तक ईबो के सर के ऊपर एक तरीके से हुलियन का हाथ था। एंड हुलियन इसका मतलब था रॉयल क्वीन। एंड उनकी बात को नज़रअंदाज करना उन्हें डिसरिस्पेक्ट शो करने जैसा था। इसीलिए ईबो की बात को नाखुश होते हुए भी, बहुत सारे लोगों को ना चाहते हुए भी इस बात के लिए एग्री होना पड़ा था। और आज फाइनल मीटिंग थी, सब लोग उस चैम्बर में इकट्ठा थे, फिर वो चाहे ओमेगा स्कूल का प्रिंसिपल ही क्यों ना हो। यानी कि विजान भी उस चैम्बर में बैठा हुआ था, उसके बगल में शाओलिन भी बैठी हुई थी, साथ ही साथ लैन शिचैन भी आज की इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में आया था, क्योंकि आज उसे अपना सब कुछ ईबो को हैंड ओवर करना था एंड सभी लोगों को ईबो को एज अ प्रिंसिपल की तरह इंट्रोड्यूस करवाना था। एंड सरप्राइजिंगली इस मीटिंग के अंदर लियन भी आई हुई थी। गॉड नोज ईबो इस बात से ज़्यादा खुश तो नहीं था, बट ही डजंट केयर। एंड लियन ईबो के बगल में ही बैठी हुई थी। वही दूसरी तरफ ईबो का पूरा ध्यान इस वक्त विजान के ऊपर था, लेकिन विजान का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने हाथ में रखे हुए उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था एंड बहुत केयरफुली सोच रहा था कि उसे आगे कौन से पॉइंट रेज करने चाहिए जिस पर उसे ऑब्जेक्शन है। वही दूसरी तरफ शिचैन पूरी मीटिंग हॉल में सबकी तरफ देखता है एंड अपनी उस धीमी आवाज़ में कहता है, तो ऐसे आप सभी लोग जानते होंगे कि आज की मीटिंग होने का क्या पर्पस है। इस बात पर ज़्यादातर लोग कुछ नहीं कहते एंड इसका साफ सा मतलब ये था कि वो कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जता रहे थे। पर इस बात से शिचैन को वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने हल्का सा अपना चेहरा मुस्कुराया एंड देन अपने हाथ में रखी उस रॉयल फाइल को खोल दिया था जिस पर से साइन करने थे। शिचैन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो आज से मैं लैन शिचैन अपनी पावर को अपने छोटे भाई लैन वांग ईबो की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। एंड आज से, या बल्कि कहा जाए अभी से, सनशाइन रॉयल अल्फ़ा स्कूल का प्रिंसिपल लान वांग ईबो ही होगा एंड सारे फैसले लान ईबो की नज़र में और उसके साथ ही लिए जाएंगे। आई होप सारे बोर्ड मेंबर्स इस चीज़ के लिए उसे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो लैन शिचैन ने सबकी तरफ देखा एंड सब लोग ना चाहते हुए भी जैसे नोट कर देते हैं एंड अपने सामने रखी हुई इस फाइल पर साइन कर देते हैं, जिसका मतलब साफ था कि वो लोग अपनी
सहमति दे रहे हैं। वो पता लगा किसी की सहमति थी नहीं। खैर, ईबो ने बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा, ओके ओल्ड लेट्स, अब आप सब लोगों ने साइन कर ही दिया है तो इसका मतलब साफ है कि आप सब लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कहते हुए ईबो ने अपनी वो चार्मिंग सी एक प्राउड स्माइल दी एंड ये कहते हुए वो खड़ा हो गया था एंड अपने कोट के बटन को टाई कर वो शिचान के बगल में आकर भी खड़ा हो गया था। आज सरप्राइजिंगली ईबो अपने उस अतरंगी कपड़ों को छोड़कर बहुत ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस में था। लैंड फैमिलीज़ की पहचान वाइट कलर के ब्यूटीफुल प्रिंसेस 3-पीस सूट के अंदर, परफेक्टली ब्रेडेड हेयर्स एंड द ब्यूटीफुल मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका चार्मिंग फेस जो इमोशनलेस तो था लेकिन फिर भी उसकी वो नीली आंखों में ऐसी चमक थी कि लोग चाहकर भी ईबो से अपनी नज़रों को हटा नहीं सकते थे, सिवाय एक शख्स के जो था वो था विजान, जिसका ध्यान ईबो पर नहीं था। बाकी सभी लोग नजरें गड़ाकर ईबो को ही देख रहे थे। ईबो ने फिर से मुस्कुराकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो आज की इस मीटिंग के अंदर हम लोग, पर इससे पहले कि ईबो कुछ बोल पाता एक धीमी आवाज़ ने उसे काट दिया। उस धीमी आवाज़ ने कहा, मेरा कोई सवाल है। एंड डेफिनेटली आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि विजान की थी। उसकी निगाहें तो उसकी फाइल पर डटी हुई थी लेकिन उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा लिया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो का दिमाग, शब्द, आंखें कहीं भी हों पर उसका जहन, दिल तो शायद विजान की तरफ ही था। इस पूरे कमरे में विजान की ही आहट जो थी जो ईबो को महसूस और सुनाई दे रही थी। इसीलिए जैसे ही विजान ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, किसी ने सुना हो या ना सुना हो, ईबो ने तुरंत अपनी निगाहों को घुमाकर विजान की तरफ देखते हुए कहा, हो मिस्टर विजान, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे ही ईबो ने कहा, फाइनली विजान ने अपनी उन निगाहों को फाइल से हटाकर ईबो की तरफ किया। कुछ पल के लिए वो ब्यूटीफुल पर्पल आइज उन ब्लू आइज से टकराई थी, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही, क्योंकि अगले ही सेकंड विजान ने बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, या कहा जाए एक रिक्वेस्ट है। ईबो ने कहा, हम सब सुन रहे हैं। विजान ने सबकी तरफ देखा एंड देन फिर वापस ईबो की तरफ देखा एंड फिर शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, शिचैन, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, मिंगलिंग मंथ आ रहा है। हमारी तरफ से सारे स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड सारे प्रिकॉशंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। स्टूडेंट्स के सारे पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा लिए गए हैं एंड मोस्ट ऑफ द ओमेगा स्टूडेंट्स को हमारी निगरानी के अंदर ही सिलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरा कंसर्न है कि आप भी प्लीज़ अपने अल्फ़ा स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ी एहतियात बरतिएगा। मैं कोई भी मतलब लूप नहीं चाहता सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि ये मिंगलिंग मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सीनियर ओमेगास के सिलेक्शन के लिए एंड वहीं दूसरी तरफ जूनियर ओमेगा के ग्रूमिंग के लिए। विजान की इस बात पर शिचैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, विजान, मैं जानता हूँ तुम्हारा कंसर्न क्या है एंड चिंता मत करो, मैंने बहुत डीपली स्टडी की है एंड कोई भी लूप होल की गुंजाइश नहीं होगी। हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे एंड सिक्योरिटी का भी। तुम अपने ओमेगा स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न फ्री हो सकते हो। विजान ने नोट किया एंड देन शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आप पर बिलीव है शिचैन का। एंड जैसे ही विजान ने कहा कि ईबो की जैसे मुट्ठियाँ बिछ गई एंड देन उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, शायद आप भूले ना हो तो प्रिंसिपल अब मैं हूँ अल्फा स्कूल का, मिस्टर विजान। ये कहते हुए ईबो ने विजान की तरफ देखा, या कहा जाए उसकी तरफ इसलिए देखा ताकि विजान का ध्यान फाइनली ईबो पर आकर अटके। एंड ऐसा हुआ भी। विजान ने ईबो की तरफ देखा लेकिन सिर्फ एक बार फिर से कुछ सेकंड्स के लिए ही, क्योंकि अगले सेकंड उसने फिर से शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, शिचैन ने कहा, तुम्हें कुछ कहना है विजान? विजान ने कहा, दरअसल मैं चाहता हूँ कि इस मिंगलिंग मंथ पर आप ही हमारे साथ चलें जैसे कि पहले डिसाइड हुआ था। प्रिंसिपल चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना रूटीन भी चेंज कर देंगे एंड वैसे भी मेरे स्टूडेंट्स आपके साथ उतने कंफर्टेबल हैं जितने मुझे नहीं लगता किसी और के साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे, तो क्या आप प्लीज़ मेरे साथ। तभी ईबो ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, ये क्या हो रहा है? मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ। लेकिन विजान ने जैसे कि ईबो को कम्प्लीटली इग्नोर किया एंड देन बाकी पूरे स्टाफ की तरफ देखते हुए कहा, आई होप आप लोग भी इस सब चीज़ से इत्तेफाक रखते होंगे एंड मेरी ये डिमांड जेन्युइन लग रही होगी आप सब लोगों को। आप लोगों का क्या कहना है बोर्ड मेंबर्स? ये कहते हुए विजान ने बाकी सब की तरफ देखा एंड बोर्ड मेंबर्स ने अपने सर को नोट करते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, करेक्ट है ये कि ओमेगास की सेफ्टी बहुत मस्ट है एंड कोई जानकार आदमी ही इस ट्रिप पर जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह कोई हादसा हो और स्कूल का नाम बदनाम हो जाए। ये कहते हुए सब लोग एक एक करके अपनी सहमति दे रहे थे। तभी शाओलिन ने कहा, विजान ठीक कह रहा है एंड मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ। तभी एक विजान ने शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है आपको यहाँ रहकर लियन की एंगेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही विजान ने इस चीज़ का जिक्र किया, लियन ने से तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा जैसे वो उनसे कुछ कह रही हो एंड शाओलिन ने भी लियन की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ ईबो की आंखें से थोड़ी सी तिरछी हो गई। उसने लियन की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा इन्होंने अभी? पर लियन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं ना प्रिंस। ईबो ने अपनी निगाहों को फाइनली विजान की तरफ घुमाते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यहाँ चल क्या रहा है? एंड जिस मिंगलिंग सेशन की आप बात कर रहे हैं, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होनी चाहिए? ये स्कूल अब मेरी जिम्मेदारी है। आई होप आप सभी लोग ना भूले होंगे और मैं अभी भी यहाँ हूँ। सब लोग इस तरीके से क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं?
शिचेन का। ये कहते हुए ईबो ने शिचेन की तरफ देखा। तुरंत शिचेन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है डीडी, एक्चुअली। ये कहते हुए जैसे ही शिचेन कुछ भी कहने वाला था, ईबो ने कहा, ऐसा ही है। लगता है इनमें से कोई भी लोग मुझे पसंद नहीं करना चाहते, पर आप लोग मुझे पसंद करो या ना करो, इस कुर्सी पर तो अब मैं बैठ गया हूँ। ये कहते हुए ईबो फाइनली शिचेन के बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया था एंड उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरी सोच बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई है, एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई डोंट गिव अ डैम फक। जैसे ही ईबो ने कहा, सब उसे घूर कर देखने लगे, पर ईबो, उसे तो कोई परवाह थी ही नहीं, ना थी ना है ना कभी होगी। यही तो लानवांग ईबो है। ईबो ने आगे कहना कंटिन्यू रखा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ एक है और वो है अपने स्टूडेंट्स को आगे लेकर जाना, उन्हें वो सब कुछ सिखाना जो आज के वक्त के लिए ज़रूरी है, ना कि उन्हें उन सब चीज़ों में बांधना जिनकी उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस जगह पर मैं रहा हूँ और पला बड़ा हुआ हूँ, वहाँ लोग सिर्फ हमारे देश को किसी गांव से कम नहीं समझते थे, जहाँ पर हमारे यहाँ के ओमेगास का काम सिर्फ एक बेबी मशीन की तरह किया जाता था, उन्हें सिर्फ पर्दे में रखा जाता था। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर अल्फाज को प्रायोरिटी दी जाती है, मेरे रहते अब ओमेगास को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो शायद मुझसे पहले अभी तक किसी ने नहीं दी, है ना। ये कहते हुए ईबो ने सबकी तरफ देखा एंड सब ने सिर्फ ईबो की तरफ देखा, पर कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो इस वक्त ईबो की वजह से नहीं, उस स्टैम्प की वजह से चुप बैठे हुए थे, वरना गुस्सा तो सबको बहुत बहुत आ रहा था। विजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, सेकंड मास्टर लैन। जैसे ही विजान ने ईबो को पुकारा, ईबो ने तुरंत विजान की तरफ देखते हुए कहा, इट्स ईबो फॉर यू। बट ईबो की सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए विजान ने इसको भी नज़रअंदाज कर दिया था एंड देन ईबो की तरफ देखते हुए कहा, सेकंड मास्टर लैन, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच हमारे ओमेगा स्कूल के बारे में इस तरीके से सोचने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपने सही कहा, हाथ से पहले इस तरीके से ना ही तो किसी ने सोचा है, ना ही स्टैंड लेने के बारे में बात कही है। मुझे आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई, आपकी सोच से मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ। एंड जैसा आपने कहा, हम सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसके अंदर क्या हुनर है, और जब तक हम अपने हुनर को बाहर निकालेंगे ही नहीं, कोई हमें कैसे पहचान पाएगा। एक तो विजान ने सबकी तरफ निगाहें घुमाई एंड फाइनली शालिन की तरफ देखा, जो ऐसे उसी की तरफ देख रही थी। एंड देन विजान ने कहा, मैंने ठीक कहा ना माँ। शालिन ने अपने दांत पीसे एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा, सही कहा विजान, बिल्कुल सही कहा। विजान ने कहा, तभी शिचेन ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यंग मास्टर वे, जैसे जोजोआना ने आपके अंदर पहचाना था कि आपसे बेहतर इस ओमेगा स्कूल को कोई लीड नहीं कर सकता। एंड आज ये बात प्रूव हो रही है, आपके स्टूडेंट बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ये आप ही की मेहनत का नतीजा है कि आपके स्कूल से इतने सारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ओमेगाज और हायर एजुकेशन ये तो सोचना ही बहुत नामुमकिन चीज़ थी, लेकिन पिछले 5 सालों में बहुत सारे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में गए हैं, बिल्कुल आप ही की तरह। एंड मैं बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करूँगा जब वो अपनी डॉक्टरेट की डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे एंड उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। सीरियसली, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ये कहते हुए शिचेन बहुत ज़्यादा प्राउड लुक लेकर विजान की तरफ देख रहा था। ईबो भी विजान की तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ विजान शिचेन की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है शिचेन का, आप सब लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है, खासकर जोजोआना ने। जोजोआना का जिक्र सुनते के साथ ही ईबो की जैसे मुट्ठियाँ पिच गई एंड उसकी निगाहें ज़्यादा तीखी हो गई और वो विजान पर आकर गड़ गई। वहीं दूसरी तरफ मार्कस भी सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी एंड उसने अपनी निगाहों को सिर्फ बाहर की तरफ मोड़ लिया, जहाँ बादल जैसे गड़गड़ा रहे थे, शायद बरसने के लिए फिर से तैयार थे। हिंदी देखकर मार्कस के चेहरे की मुस्कुराहट जैसे और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी तरीके से कुछ सवाल जवाब के साथ फाइनली मीटिंग खत्म हो गई थी एंड मोहर लग चुकी थी 1 महीने तक इन सभी रूल्स को फॉलो करने की। एंड इस रूल्स में ये रूल भी थे, हर हफ्ते ओमेगा और अल्फा स्कूल्स के बीच रिपोर्ट्स को एक्सचेंज किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट की ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को बहुत अच्छे से बारीकी से हैंडल किया जा सके। साथ ही साथ महीने में कुछ स्पोर्ट्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ताकि अच्छे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के ऊपर भी ध्यान दिया जा सके एंड उन्हें तैयार किया जा सके आने वाले वक्त के लिए, दुनिया से कम्पीट करने के लिए। ओलंपिक जैसी चीज़ के बारे में भी जिक्र किया था ईबो ने, एंड जिसे सुनकर बाकी सब लोग अमेज्ड भी हुए थे कि आज से पहले उन्होंने इस तरीके से क्यों नहीं सोचा। एंड वैसे भी ईबो ने ये भी बताया था कि उसने रिसर्च की है, अगर वो लोग बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे तो उन्हें नेशनल एड्स भी मिल सकता है, और अगर एक बार किसी स्टूडेंट को नेशनल एड्स मिल गया तो डेफिनेटली उस स्टूडेंट की लाइफ बन जाएंगे, एंड ना ही उसकी, वो चाइना को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड इस सब के लिए उन सब लोगों को काफ़ी मेहनत करनी होगी एंड स्टूडेंट्स पर अच्छा
अच्छा खासा ध्यान देना होगा। इसीलिए ईबो ओमेगा स्कूल से भी लगातार कम्युनिकेट करना चाहता है, जस्ट बिकॉज उसे सब पता है किस तरीके से स्टूडेंट्स को बाहर लेकर आना है एंड किस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है। एंड इस चीज़ के लिए विजान भी जैसे राजी हो गया था, क्योंकि ईबो से लड़ाई बेशक एक तरफ हो, ईबो से उसके मन मुटाव या फिर जो भी एक्सपेक्टेशन एंड रिजेक्शन है वो एक तरफ हो, लेकिन उसके उलट जिस तरीके से ईबो अपनी सोच रख रहा है बच्चों के लिए, वो डेफिनेटली विजान को कहीं ना कहीं से थोड़ा सा इम्प्रेस्ड कर गई थी, क्योंकि आज से पहले सच में किसी ने भी इस तरीके से नहीं सोचा। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू विजान, जस्ट बिकॉज वो अपने सभी स्टूडेंट्स की बहुत परवाह करता था एंड बिल्कुल उन्हें अपने बच्चों की तरह देखता था। इस तरीके से फाइनली मीटिंग खत्म हो चुकी थी एंड वही दूसरी तरफ एंड सरप्राइजिंगली इस बार ईबो ने विजान का रास्ता नहीं काटा था एंड विजान अपने ओमेगा स्कूल की तरफ लौट गया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो इस वक्त लियन के साथ टैंगल्ड था एंड वो बस सिर्फ उसे ये जानना चाहता था कि क्या बकवास थी, ये क्या था एंगेजमेंट जिसके बारे में से कोई खबर ही नहीं है। इसीलिए वो लियन को खींच कर एक कॉरिडोर में आगे की तरफ ले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लियन सिर्फ ईबो की तरफ देख रही थी एंड उससे कह रही थी थोड़ा धीरे चलो, पर ईबो उसे शायद बिल्कुल भी सब्र नहीं था, क्योंकि वो जवाब जानना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर में एक शख्स था जो बस धीमे धीमे चल रहा था। तभी पीछे से चिटा ने धीमी आवाज़ लगाते हुए कहा, मार्कस। मार्कस अपनी जगह पर रुक गया। मार्कस ने पीछे घूमकर देखा तो वहाँ शिचन खड़ा हुआ था। शिचन ने कहा, सीनियर आई एम सॉरी, मैंने आपको नाम से पुकारा। मार्कस ने कहा, ओ कोई बात नहीं शिचन, एक लंबा वक्त हो गया है, वैसे भी अब तो हम लोग कोलीग्स हैं एंड तुमने ये पोजीशन अपने भाई को दे दी तो अब तो हम कोलीग्स हो ही सकते हैं, प्रिंसिपल ना कहूँ तो चलेगा। लेकिन तुम्हें मार्कस ने एक छोटा सा जोक क्रैक किया एंड इस बात पर शिचन जैसे हंस जाता है। उसने अपनी निगाहों को जैसे इधर उधर करते हुए कहा, आप कुछ भी कह सकते हैं मुझे सीनियर, मुझे ना पहले कोई एतराज़ था और ना अब है। ठीक है, तो शिचन ने अपनी निगाहों को उठाकर मार्कस की तरफ देखा। उसकी निगाहों में जैसे बहुत कुछ था, बहुत कुछ। वहीं दूसरी तरफ मार्कस जैसे कम्प्लीटली अनजान बना रहा। मार्कस ने अपने हाथ को अपनी पैंट पॉकेट में डाला एंड देन अपने सर को नोट करते हुए कहा, तुम्हारी यही आदत शायद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम बहुत फ्री हो एंड डाउन टू अर्थ हो, वरना कौन कह सकता है एक रॉयल प्रिंस मुझ जैसे छोटे इंसान से बात कर रहा है। एंड इस बात पर शिचन ने हंसते हुए कहा, सच में क्या आप मेरा मजाक इस तरीके से उड़ाएंगे? आप खुद एक फैमिली के हेड हैं, आप मुझसे कह रहे हैं कि आप छोटे इंसान। खैर, मुझे आपसे ये कहना था कि वेलकम बैक। ठीक है, तो शिचन ने फाइनली जैसे एक बार फिर से मार्कस के चेहरे की तरफ देखा। लिटरली वो लोग 2 मिनट तक आई कांटेक्ट में रहते हैं। मार्कस ने अपने चेहरे को उस बड़ी सी खिड़की की तरफ मोड़ते हुए कहा, वापस उसी जगह पर लौटना जहाँ से तुम बिलोंग करते हो, उसमें वेलकम बैक जैसे कहने की कोई बात नहीं है शिचन। एंड मुझे लगता है कि मैंने तो ऑलरेडी बहुत देर कर दी। इस बात पर शिचन जैसे चुप हो जाता है, लेकिन वो भी मार्कस के बगल में आकर खड़ा हो गया था एंड उसी सीनरी को देख रहा था जैसे मार्कस देख रहा था, पर दोनों की आंखों में जैसे अलग इमोशंस थे। मार्कस ने कहा, आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, लगता है एक बार फिर से बरसने के लिए तैयार है। शिचन ने कहा, शायद। एंड जैसा ही शिचन एंड मार्कस ने कहा था, अगले ही सेकंड बहुत ज़ोर से बिजली कड़की थी और दिखते दिखते टप 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 कर बारिश पड़ना शुरू हो चुकी थी। एंड ये देख कर जैसे मार्कस की आंखों में कुछ उतर आया था। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और उन बूंदों को जैसे अपने हाथों पर महसूस करने लगा। फिर उसने अपने आप में ही जैसे खोते हुए कहा, जोजवाना को बारिश बहुत पसंद थी। एंड जैसे ही जोजवाना का जिक्र आया कि शिचन की आंखों में जो इमोशंस उतर रहे थे वो जैसे कहीं ना कहीं गुम हो गए, गायब हो गए और उसका चेहरा एकदम से सपाट हो गया। उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, सही कहा आपने, जोजवाना को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर बारिश में रहता था, जब भी बारिश होती थी तो ठीक है। तो शिचन जैसे चुप हो गया एंड मार्कस भी चुप हो गया और वो उस बारिश की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने लियन की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या था? लियन ने कहा, क्या यंग प्रिंस? ईबो ने कहा, ज़्यादा भोली मत बनो, तुम भी जानती हो कि मैं किस बारे में पूछ रहा हूँ। लियन ने कहा, ओह यू मीन एंगेजमेंट? ईबो ने कहा, यस एग्जैक्टली। क्या था ये सब कुछ? और ये एंगेजमेंट ये कहाँ से बीच में आ गई हम दोनों के? लियन ने तुरंत ईबो की तरफ देखते हुए कहा, बीच में आ गई हम दोनों के? बट प्रिंस आप तो मतलब मुझे कोट कर रहे हैं ना? एंड ईबो ने कहा, कोट कर रहा हूँ पर सब कुछ फाइनल नहीं हो गया है अभी, एंगेजमेंट बहुत दूर है लियन, एंड तुम मेरी तरफ से इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं दे सकती। लियन ने कहा, आई एम सॉरी प्रिंस, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, बट ये तो आपकी ग्रैंड माँ। ईबो ने कहा, ग्रैंड माँ? लियन ने कहा, एक्चुअली माँ बस चाहती थी कि सब कुछ ऑफिशियल हो जाए। यू नो ना, ये टाउन है एंड इस टाउन में अगर कोई बहुत लंबे वक्त एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे तो बातें होना शुरू हो जाती हैं। एंड आप तो यंग प्रिंस है ना, तो माँ बस चाहती हैं कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाए एंड एक बार स्टैंप लग जाएगी ना तो मेरा और आपका दोनों का ही मिलना और कोटिंग पीरियड बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ एक अनऑफिशियल अनाउंसमेंट था, अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको चिंता। तभी उन्होंने कहा, मैंने अभी कुछ भी नहीं करा है, ना ऑफिशियल और ना अनऑफिशियल, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब कोई मेरे लिए फैसला लेता है। लियन, ये कहते हुए ईबो की आंखें जैसे हल्की हल्की रेड होना शुरू हो चुकी थी एंड वो लियन को घूर रहा था और अपने डोमिनेटिंग ऑरा के साथ वो लियन के करीब बढ़ रहा था और लियन जैसे थोड़ा पीछे होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ
इन सब चीज़ों से दूर विजान फाइनली अपने कैरेज में आकर बैठ गया था। एंड जैसे ही वो अपने कैरेज का वो पर्दा डालने वाला था कि उसकी निगाहें ईबो एंड लियन के ऊपर चली गई थी। बारिश की उस बूंदों में से ईबो एंड लियन साफ तो नज़र नहीं आ रहे थे, पर विजान को इतना दिख सकता था कि लियन एंड ईबो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। करीब? विजान अपने बिस्तर पर था और वो करवटें पलट रहा था। पता नहीं क्यों पर बार बार उसके जहन में एक ही ख्याल आ रहा था, ईबो और लियन एक दूसरे के करीब हैं, करीब हैं। विजान ने स्कूल में बड़बड़ाते हुए कहा, तो इस बारे में मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए, अगर वो हैं तो है करीब। एंड वैसे भी लियन ने तो पहले ही कह दिया है कि वो यंग प्रिंस को पसंद करती है और उनसे प्यार करती है, और शादी रॉयल फैमिलीज़ की तरफ से भी शायद ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्द ही हो जाएगा। शिचनगा की तरफ से तो हो ही गया है, वो भी शायद इंगेजमेंट के टाइम पर हो जाए। वैसे भी शादी तो सबका हक है ना, सबको शादी करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ पार्टनर। ये कहते हुए विजान ने अपने बिस्तर के साइड में देखा जो जगह पूरी तरीके से खाली थी। विजान ने अपने हाथों को हल्के से उस ठंडी जगह पर फहराया एंड अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, लाइफ पार्टनर पाने का हक तो सबका होता है ना, सबका। मैं बस दुआ करूँगा कि कम से कम लियन तो खुश रहे। ये कहते हुए विजान ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, पता नहीं क्यों पर ईबो की आवाज़ जैसे उसके कानों में गूंज गई, तुम मेरे सोलमेट हो, तुम पर मेरा हक है, मेरे अलावा तुम्हें ना ही तो कोई छू सकता है और ना ही किसी का निशान तुम अपने ऊपर रख सकते हो, सिर्फ मेरा हक है, ये मेरा निशान होगा वहाँ जहाँ होना चाहिए। जैसे ही विजान के कानों में आवाज़ गई, उसने झटके से अपनी आंखों को खोल लिया एंड देन बैठते हुए कहा, लियन तो खुश तब रहेगी ना जब वो इंसान खुश रहने देगा। क्या वो लियन को खुश रखेगा? हाँ, और अगर उसने लियन के साथ कुछ किया तो? जोजवाना नहीं, जोजवाना अपनी भाई और बहन दोनों से बहुत प्यार करता था एंड उसकी बात ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं उनका ख्याल रखूं। मेरे रहते किसी को भी कुछ नहीं होगा, नहीं, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। वो इंसान लियन को खुशी देगा तो उसे देनी ही होगी, क्योंकि उसने लियन को चूज़ किया है अपने लिए, उसने चूज़ किया है। और फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसका सोलमेट है। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते विजान जैसे कुछ बोल तो रहा था, पर उसके शब्द जैसे थोड़े बेईमानी लग रहे थे। क्या वो इस बात पर यकीन कर रहा था? शायद कर ही रहा होगा। खैर, अगला दिन लग चुका था एंड विजान अपने कपड़ों को पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार था। तभी एक शाओलिन ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, विजान ने कहा, माँ आप कुछ कह रही थी? शाओलिन ने कहा, नहीं, बस तुम्हें बता रही थी। विजान ने कहा, किस बारे में? शाओलिन ने कहा, 1 महीने बाद तुम्हारा मॉर्निंग पीरियड खत्म हो रहा है, तुमने फैसला ले लिया? जैसे ही शाओलिन ने कहा, एक विजान ने अपनी आंखों को बंद किया एंड मुट्ठियों को पीछते हुए कहा, माँ मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एंड वैसे भी आप जानती हैं ना, अभी बच्चों का मिंगलिंग पीरियड स्टार्ट होने वाला है एंड मुझे उन्हें लेकर कैंप के लिए जाना है, तो उस कैंप से लौटने के बाद ही मैं इस सब के बारे में। तभी एक शाओलिन ने कहा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम फैसला ले लो विजान, तुम्हारे पास 4 चॉइसेस हैं, पर कुछ भी चुनते वक्त बस सिर्फ ये याद रखना कि जोजवाना तुम्हें हमेशा से इसी घर में देखना चाहता था, ठीक है? ये कहते हुए शाओलिन ने विजान की तरफ देखा एंड विजान से सिर्फ शाओलिन की तरफ देखने लगा। पूरे रास्ते पर उसके दिमाग में बस यही चलता आया था। एंड पता नहीं क्यों पर विजान को जैसे अजीब सी घबराहट हो रही थी, उसकी सांसें भारी हो रही थी और गला जैसे सूख रहा था। विजान ने अपनी आंखों को बंद किया एंड देन अपने हाथों को कसते हुए कहा, मैं फैसला कर चुका हूँ और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। और मेरे इस फैसले से शायद जोजवाना तुम नाराज़ हो जाओगे। पर ये कहते हुए विजान अपनी धुन में चल रहा था, तभी अचानक से एक शख्स ने कहा, हेलो मिस्टर विजान। जैसे ही आवाज़ सुनी विजान के से कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि ईबो खड़ा हुआ था, वो भी बिल्कुल ओमेगा स्कूल के गेट पर अपनी पूरी पलटन के साथ। लगभग 12 स्टूडेंट्स थे ईबो के पीछे, जिन्हें देखकर विजान जैसे चौंक जाता है। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम, और ये सब क्या है? ये कहते हुए विजान घूर कर ईबो की तरफ देख रहा था, पर ईबो के चेहरे की मुस्कुराहट वो कहीं नहीं जा सकती थी। अगले ही सेकंड ईबो ने अपने हाथों में रखे हुए उन ब्यूटीफुल ट्यूलिप फ्लावर्स को विजान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सब कुछ तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये लीजिए, आपके लिए एक ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इन खूबसूरत फूलों के साथ। वैसे तो आपकी खूबसूरती का इन सब में कोई तोड़ नहीं है, पर फिर भी कॉम्प्लीमेंट के लिए इन्हें रख लीजिए। ये कहते हुए ईबो के चेहरे पर बिल्कुल ईयर टू ईयर तक मुस्कुराहट थी, पर विजान की आंखों में सिर्फ ठंडक थी। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है, तुम यहाँ फंस में लगी वाह कुछ भी क्या पता। ईबो ने उन फूलों को लगभग ज़बरदस्ती विजान के हाथों में रखते हुए कहा, अरे बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये कहते हुए ईबो ने अपने सभी अल्फा स्टूडेंट्स की तरफ देखा एंड जैसे ही ईबो ने पुकारा, सभी स्टूडेंट्स ने एक ही सुर में कहा, जी प्रिंसिपल। ईबो ने कहा, ईबो ने फिर से अपनी तेज आवाज़ में कहा, कम ऑन ग्रीट करो प्रिंसिपल को। एंड जैसे ईबो ने कहा, एक बार फिर से स्टूडेंट्स ने एक ही आवाज़ में कहा, मॉर्निंग प्रिंसिपल। एंड ये आवाज़ सुनकर विजान जैसे सबकी तरफ देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़े हुए इस शख्स के दिमाग में आकर चल क्या रहा है। तभी ईबो ने एक विजान की तरफ देखते हुए कहा, बाय द वे मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोगों के बीच में मीटिंग्स होंगी एंड इस मीटिंग्स की शायद ये पहली शुरुआत है।
और इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अपने साथ लेकर आया हूँ। विजान ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो और क्या कर रहे हो तुम ये? तभी ईबो ने कहा अरे शांत शांत, सब कुछ यहीं बता दूंगा क्या, अंदर तो चलिए। वैसे भी मैंने सारे स्टाफ को स्टाफ रूम में बुला लिया है एंड चिंता मत कीजिए, हम आपके स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप अभी भी थोड़े से परेशान हैं अपने सारे स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर। इसीलिए मैं और मेरे अल्फा स्टूडेंट्स बाहर के प्रेमिसेस में रहेंगे एंड वहीं पर बात करेंगे। एंड मैं चाहता हूँ बस मेरे स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उन्हें भी तो सबको प्रोटेक्ट करना है। विजान ने कहा क्या? ईबो ने कहा अरे सबको समझ में आ जाएगा, आप क्या क्या बहुत करते हैं, अब चलिए मेरे साथ। ठीक है, तो वही वो जैसे आगे अपने कदमों को बढ़ाने लगा, वहीं दूसरा विजान जैसे अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आया कि इंसान बोल कर क्या गया है। उसने आवाज़ लगाने की भी कोशिश की, लेकिन ईबो तो उसके स्कूल में ऐसे बढ़ चले जा रहा था जैसे कि स्कूल विजान का नहीं खुद ईबो का हो। एंड थक हार कर ना चाहते हुए भी विजान को उससे आगे तरफ बढ़ना पड़ता है। वो बात अलग है कि उसके जबड़े बिछे हुए थे एंड वो सिर्फ ईबो को घूर रहा था, पर ईबो उसे विजान का एक घूरता हुआ चेहरा भी बहुत प्यारा लगता था एंड वो उसे एंजॉय करता था। खैर फाइनली वो लोग उस प्रेमिसेस में आ गए थे जिसके अंदर विजान को एंड ईबो को बात करनी थी एंड सरप्राइजिंगली काफ़ी सारे स्टाफ मेंबर्स भी वहाँ थे। विजान ने सबकी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। तभी सभी स्टाफ मेंबर्स ने विजान की तरफ देखते हुए कहा गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल। विजान ने कहा आप सब? तभी सभी स्टाफ मेंबर्स ने विजान की तरफ देखते हुए कहा ओ एक्चुअली हमें भी ये इन्विटेशन मिला था। ठीक है, तो एक गोल्डन इन्विटेशन कार्ड विजान की तरफ दिखाया गया एंड विजान समझ गया था ये किसी और ने नहीं बल्कि ईबो ने ही दिया होगा। इसलिए वो सिर्फ ईबो की तरफ घूरने लगा जो सिर्फ मुस्कुरा रहा था बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह। खैर इससे पहले कि विजान एंड ईबो आगे कुछ भी कह पाते, एक पियून ने आकर विजान की तरफ देखते हुए कहा सॉरी प्रिंसिपल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। विजान ने कहा क्या हुआ? उस पियून ने कहा एक्चुअली एक ओमेगा पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं एंड वो लोग काफ़ी काओस मचा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार उनसे मिल लेंगे। विजान ने कहा काओस मचा रहे हैं? उस पियून ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा आई थिंक आपको चलना चाहिए। विजान ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है, तो उसने बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा आप लोग प्लीज़ अंदर जाकर बैठिए, मैं भी कुछ देर में आता हूँ। ठीक है, तो विजान जैसे आगे बढ़ने ही वाला था तभी उसने पीछे से मुड़कर वापस ईबो की तरफ देखते हुए कहा खासकर तुम, मैं नहीं चाहता कोई भी गड़बड़ करना। ओके ठीक है, तो विजान ने ईबो की तरफ देखा पर ईबो ने जैसे कुछ कहा नहीं। उसने सिर्फ विजान की तरफ देखा एंड एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह कहा जी मास्टर बिल्कुल, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा एंड बल्कि मैं आपका इंतजार करूँगा। आपका इंतजार यहीं पर? ठीक है, तो ईबो ने इशारा किया एंड विजान ईबो की सारी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ फाइनली वहाँ से आगे बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो सिर्फ विजान को जाता हुआ देख रहा था। अचानक से उसके कानों में कोई आवाज़ गई। दो स्टाफ मेंबर्स आपस में बातें करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। लगता है फिर किसी को ऑब्जेक्शन है। आई मीन सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता ये ओमेगा स्टूडेंट्स के पेरेंट्स चाहते क्या हैं। इतना काबिल इंसान उनके स्टूडेंट्स को लीड कर रहा है, लेकिन नहीं, उन्हें इसी बात से फ़र्क पड़ रहा है कि वो इंसान कौन है और उसके साथ क्या हुआ है। आई मीन अगर ठीक है उनके हस्बैंड अगर पास आउट हो भी गए हैं तो इसमें उनकी क्या कसूर है? हाँ, तभी एक और स्टाफ मेंबर ने उस पहले वाले स्टाफ मेंबर की तरफ देखते हुए कहा कसूर? अरे उसी का तो कसूर है जिसने अपने खुद के पति को खा लिया। आई मीन वो सिर्फ एक बैड लक की तरह है। इस स्कूल में वो सिर्फ बैड लक लेकर ही आया है। तो मानो या ना मानो, वो चाहे अपने आप को कितना भी रूड प्राउड और समझा ले, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। उसे ये कुर्सी भी सिर्फ उनके लॉस की वजह से मिली है, यू नो, भीख में। ये कहते हुए वो थोड़ी सी रूड हो रही थी। तभी उसके बगल में खड़ी हुई उसकी स्टाफ मेंबर ने कहा कम ऑन, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, वो हमारे प्रिंसिपल हैं। एंड जैसे ही ये शब्द ईबो के कानों में गए उसे यकीन हो गया था कि ये दोनों किसी और के बारे में नहीं बल्कि विजान के बारे में ही बात कर रहे हैं। पर इनके शब्द डेफिनेटली ईबो की आंखों का कलर चेंज करने के लिए काफ़ी थे। उसकी मुट्ठियाँ भिज गई थी, पर उसने इन दोनों से कुछ कहा नहीं। वो वापस से आकर स्टाफ रूम में बैठ गया था एंड सब की तरफ देख रहा था, खासकर अपने स्टूडेंट्स की तरफ। उन्हें अच्छे से सेटल डाउन करने के बाद ईबो ने उनमें से एक सीनियर की तरफ देखते हुए कहा यानी सभी बच्चों का ख्याल रखना, मैं भी कुछ देर में आ रहा हूँ। उस स्टूडेंट ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा बट प्रिंसिपल। ईबो ने कहा मैंने कहा ना मैं भी आ रहा हूँ। ये कहते हुए ईबो फाइनली अपना कोट पहनकर उस स्टाफ रूम से बाहर निकल गया था। कहने को तो बहुत सारे लोग ईबो की तरफ देख रहे थे, पर ईबो ने कहा कि वो वॉशरूम जा रहा है एंड बाकी सब लोगों ने ईबो को सिर्फ वॉशरूम का रास्ता बताया था। फाइनली ईबो बाहर आ गया था एंड एक साइड कॉर्नर देखते के साथ ही उसने अपने आप को कम्प्लीटली इनविजिबल कर लिया एंड उस डायरेक्शन में विजान का पीछा करने लगा जहाँ से उसे विजान की खुशबू आ रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं लगा ईबो को वहाँ पर पहुँचने में जहाँ विजान कुछ पेरेंट्स के साथ खड़ा हुआ था। विजान ने उनकी तरफ देखते हुए कहा क्या सच में आप लोगों की यही शिकायत है या फिर वजह मैं हूँ? उनमें से एक पेरेंट्स ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, हम बस चाहते हैं कि हमारी बच्ची आपके गाइडेंस में ना रहे, खासकर तब जब आप उसे इस तरीके से बरगला रहे हैं। विजान ने कहा मैं उसे कोई बरगला नहीं रहा हूँ एंड हायर स्टडीज़ उसका खुद की चॉइस है और अगर कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो उसमें आपको क्या परेशानी है? तभी उस ओमेगा स्टूडेंट की पेरेंट ने कहा परेशानी? ऑफ कोर्स परेशानी है, मैं अपनी बच्ची की शादी करवाना चाहता हूँ, पर तुम्हारी वजह से उसके सर पर फितूर चढ़ा हुआ है आगे पढ़ाई करने का और मेरे रहते ही नहीं होगा। मैं बस अपनी बच्ची को उस स्कूल से निकाल रहा हूँ और तुम इस पर साइन करोगे? विजान ने कहा मैं साइन नहीं करूँगा। तभी उस ओमेगा पेरेंट्स ने कहा और क्यों नहीं करोगे? विजान ने कहा क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है। तभी उस पेरेंट्स ने कहा और वो हमारी बच्ची है। ये कहते हुए उनके बीच में से हीटेड आर्ग्यूमेंट पड़ रहा था एंड वही दूसरा ईबो सिर्फ सब कुछ दूर से देख रहा था। तभी उनमें से एक और पेरेंट ने विजान की तरफ देखते हुए कहा
देखो ओमेगा, हम पहले ही तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम्हारी फैमिली की वजह से, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से। वो तो नहीं रहा, पर तुम इस तरीके से अपनी दादागिरी नहीं चला सकते। और जो बात कही इन्होंने, वही बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। हमारे बच्चों को अपनी बातों में बहकाना बंद करो। वो जिस चीज़ के लिए बने हैं अगर वही करे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। शादी की उम्र हो गई है उनकी, तो उन्हें शादी करनी चाहिए, ना कि तुम जैसे लोगों के बहकावे में आके ये सब। तो फिर विजान ने कहा, हम जैसे लोगों से आपका क्या मतलब है? उस लेडी ने विजान की तरफ देखा है, जैसे एक मॉकिंगली स्माइल करते हुए कहा, तुम जैसे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। तुम जैसे लोग सिर्फ घर बर्बाद करने के काम आते हैं, जैसे कि तुमने अपने पति का घर बर्बाद कर दिया। और मैं अपनी बच्ची को तुम्हारी ऐसी राह पर चलते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती, जो बस जिद्दी, बेशर्म और आवाराओं की तरह फिरे। जैसे ही उस लेडी ने कहा, विजान का जैसे एकदम पारा चढ़ गया। उसने उस लेडी की तरफ देखते हुए कहा, आप? ये कहते हुए विजान आया कुछ कहता, इससे पहले उस लेडी ने कहा, तुम और आप नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बच्ची का एडमिशन इस स्कूल से कैंसिल करो और उसके सर पर जो फितूर छाया हुआ है ना, वो उतर जाना चाहिए। उसे साफ साफ मना कर देना कि उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और आगे वो पढ़ाई नहीं कर सकती। हमारे घर से तो कोई पैसा मिलने नहीं वाला, फिर देखते हैं वो कैसे पढ़ाई करती है। और ये बात मैं तुमसे ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। अगर तुमने हमारे बच्चों को बरगलाना नहीं छोड़ा ना, तो याद रखना मैं सोसाइटी में आवाज़ उठाऊंगी, लोगों से जाकर कहूँगी, फिर किसी के बच्चे तुम्हारे स्कूल में पढ़ने नहीं आएंगे। वैसे भी तुम इसके लायक नहीं हो। विजान ने कहा, आप? ये कहते हुए विजान का उस से पढ़ रहा था। मैं दूसरी तरफ इबो सिर्फ दूर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसे ये सब कुछ समझ में आ रहा था, ये सब लोग क्या कह रहे हैं। इंसान की काबिलियत यहाँ पर जैसे कोई मायने नहीं रखती। विजान को शायद उसके हुलिये से जज किया जा रहा है। इबो ने गौर से विजान की तरफ देखा। वो ब्लैक लॉन्ग रोब्स जो शायद उसको ऊपर से तक पूरे ढके हुए थे, उसके लंबे काले बाल जिन्हें बस कूद कर बांधा गया था। एंड कितना ही गुस्सा हो उसकी आंखों में, लेकिन फिर भी वो संयम से खड़ा होकर ये सब कुछ बकवास सुन रहा था। आज से पहले इबो ने विजान को इस तरीके से नहीं देखा। ये एक अलग विजान है, वरना भी अगर इबो इस तरीके की बातें कर रहा होता तो विजान कब का अपना गुस्सा उसे दिखा चुका होता, उसे समझा चुका होता कि कोई उसे इस तरीके से बात नहीं कर सकता। पर यहाँ लगता है अभी बहुत कुछ है जो इबो को जानना है, इसीलिए इबो बहुत बारीकी से सब कुछ देख रहा था। एंड कुछ देर के बाद वो वापस से अपने स्टाफ रूम में लौट जाता है, क्योंकि वो विजान को उसके ऊपर गुस्सा करने का फिर से और कोई मौका नहीं देना चाहता था। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। एंड देखते हैं अगले पार्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे सही लेकिन इबो अब विजान की साइड को जानना शुरू कर रहा है, या एटलीस्ट इंटरेस्ट तो ले रहा है। अब क्या ये सच में इंटरेस्ट है या फिर इबो की नई स्ट्रैटेजी विजान को अप्रोच करने की, ये तो आगे आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ आज थोड़ा सा ही सही पर शिजन का भी एक अलग साइड देखने को मिला। शिजन, मार्कस और जोजुआ, ये शायद भी एक अपने आप में कहानी है। देखते हैं इनकी भी कहानी क्या होने वाली है। तो लेट्स सी आगे आने वाले पार्ट में और क्या होता है। तब तक के लिए ये तो बात हुई आज वर्जन सिम्फनी की। अब बात करते हैं आगे आने वाले अपडेट्स की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था मुझे आप लोगों से कोई ज़रूरी बात करनी है, तो अब वही बात करते हैं। तो पिछले पास्ट कुछ मंथ्स में आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी है, just because of several reasons, but still I try my best to complete everything which I have in my hand for now. जैसे कि फ्रॉस्ट एंड फ्लेक्स कंप्लीट किया, उसके बाद एक न्यू स्टोरी भी फिक्शन एडिक्शन पर मैं लेकर आई थी, इको। उसके बाद मेंबरशिप में तो चल ही रही हैं स्टोरीज़, और उसके बाद जिस पर मुझे काम करना है वो भी। तो अब बात करते हैं फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो जैसा कि मुझे पता है एंड आई रियलाइज्ड इट वेरी वेल कि मैं पूरे हफ्ते में डेली अपडेट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज देयर आर सेवरल रीजंस ऑल्सो। खैर रीजंस डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक चार्ट की तरह फॉलो करूँगी। जैसे कि वर्जन सिम्फनी को हफ्ते में 3 बार अपडेट दूंगी, 2 अपडेट मैं एडिक्शन विद मी पर रखूँगी। वहाँ पर भी एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट करना है, बिकॉज वो चैनल बहुत टाइम से ऐसे ही लेफ़्ट आउट है एंड बहुत सारे लोग चाहते हैं कुछ नया सुनना। तो वो एडिक्शन विद मी पर मैं वहाँ एक नई स्टोरी स्टार्ट करूँगी, तो 2 दिन मैं वहाँ अपडेट दिया करूँगी। उसके बाद 2 अपडेट मैं दूँगी अपनी ब्लिस ऑफ टिल विद आत्रे पर, वहाँ पर दूँगी। तो इस तरीके से पूरे 7 दिन मैं किसी न किसी चैनल पर एक्टिव रहकर अपडेट्स दूँगी। एंड इन सबसे अलग अभी मेंबरशिप की स्टोरीज़ तो हैं ही, जिसके अंदर सुपर कैंडीज़ में इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव चल रहा है, एंड चंक्स के अंदर अभी मैंने एक स्टोरी को रैप अप किया है जिसका नाम था फ्रॉम टी टू टाई। उसके बाद एक और न्यू स्टोरी मेरे माइंड में है जिसको मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीक से ही। तो मेंबरशिप की स्टोरीज़ तो अलग चल ही रही हैं। तो इस तरीके से मेरा पूरा चार्ट है जिसे मुझे फॉलो करना है, एंड 1 महीने में इसी पर वर्क कर देखना चाहती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक मैं गायब ना रहूँ। तो अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद ना आए, एंड बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो उसको लेकर कि जैसे कि एक स्टोरी को कंप्लीट करो, हर चीज़ को स्टार्ट क्यों कर रही हो आप, एंड बीच में इस तरीके से फिर आप छोड़ देते।
Just like that, I know there are several opinions and suggestions, but let me clear you one thing which is very clear. मेरे पास 3 चैनल हैं अभी करंटली जिस पर मैं एक्टिव हूँ, फिक्शन एडिक्शन, एडिक्शन विद मी, एंड द थर्ड चैनल इज़ माई न्यू चैनल विच इज़ ब्लिस ऑफ टेल्स विद आत्रे। एंड मुझे तीनों चैनल्स को ही एक साथ लेकर चलना है। अब इन्हें एक साथ लेकर चलने का मतलब ये नहीं है कि मुझे अर्निंग और या फिर ग्रोइंग से मतलब है यहाँ पर। ऑफ कोर्स ग्रोइंग तो एक ग्रीड होती है किसी भी क्रिएटर की, बट यहाँ मतलब इन सब चीज़ों से नहीं है। ये 3 चैनल मैंने इसलिए मेरे पास रखे हैं क्योंकि तीनों पर मैं डिफरेंट टेस्ट की चीज़ों को अपडेट कर सकूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, ह्यूमन ब्रेन है यार, स्टक हो जाता है किसी भी चीज़ में लगातार उलझे रहने से। स्पेशली स्टोरीज़ में कभी कभी माइंड में प्लॉट्स नहीं आते हैं, या प्लॉट्स आते भी हैं तो बस होता है ना कि चेंज करें किसी चीज़ में। तो इसीलिए मेरे पास ये 3 अलग अलग तरीके के वैरायटीज़ ऑफ चैनल हैं जिसके अंदर मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर स्टोरीज अपडेट करती हूँ। जैसे कभी मन नहीं हो रहा वर्जन सिम्फनी को रिकॉर्ड करने का तो आई स्विच विद द फ्रॉस्टेड एंड फ्लेक्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी वर्जन सिम्फनी को लिखने का मन नहीं है तो मैं किसी और न्यू स्टोरी के ऊपर वर्क करूँ तो फिर मैं वहाँ एडिक्शन विद मी पे अपडेट दे सकूँ वांगशन लिखने में ही। और अगर मुझे वांगशन पूरा ही नहीं लिखना, कुछ डिफरेंट ही टॉपिक पर काम करना है, तो फिर मेरे पास एक और चैनल है जिसका नाम है ब्लिस ऑफ टेल्स विद आत्रे। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड है एंड यही मेरी स्ट्रैटेजी है। बिकॉज़ राइटिंग मेरे लिए एक इमोशंस है। मैं नहीं जानती आप लोगों के लिए स्टोरीज़ क्या होती हैं। आई मीन आप लोगों के पास वैराइटीज़ ऑफ चॉइस रहती हैं, अगर मेरी नहीं तो किसी और की नहीं तो किसी और की। लेकिन मेरे लिए राइटिंग जब तक मेरे दिल से नहीं आती तब तक मैं नहीं लिख सकती, ना ही सोच सकती हूँ। और यहाँ मैं कोई ब्रैग नहीं कर रही हूँ, ना ही शो ऑफ़ कर रही हूँ, ना ही मैं रूड होने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है राइटिंग को लेकर वो किस तरीके से वर्क करता है। अगर मेरा दिल इजाज़त करता है तो ही मैं राइटिंग कर पाती हूँ, बिकॉज राइटिंग मेरे हार्ट से निकलती है एंड आई एम स्लेव ऑफ इमोशंस एज़ यू नो। सो बस इसी वजह से कभी कभी मैं पीछे रह जाती हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अपनी क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करती हूँ क्वांटिटी को छोड़कर। बट आजकल तो क्वालिटी भी बहुत लूज़ हो गई है, स्टोरीज़ आप लोगों को बोरिंग लगने लगी हैं, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू डू। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो इस तरीके से बस मैंने आपको बता दिया मुझे किस तरीके से काम करना है। तो देखते हैं 1 महीने तक कर अब ऐसा नहीं है कि मैं फिक्स हो जाऊँगी कि 3 ही अपडेट दूँगी मैं वर्जन सिम्फनी की, नहीं, इससे ज़्यादा भी दे सकती हूँ। ऑफ कोर्स अगर मेरा दिल कहेगा तो एक बार फिर से वापस वाली आत्रे वापस आएगी और बहुत सारी चीज़ों को जल्दी करने की कोशिश करेगी। ठीक है, पहले की तरह आप लोगों को खुश करने की भी कोशिश करूँगी। बट प्लीज़ गाइस, मेरे 3 चैनल्स हैं, 3 चैनल को प्लीज़ अलग अलग रखिए। ऐसा मत कीजिए कि यहाँ मतलब अभी मैं यहाँ अपडेट नहीं कर रही हूँ तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर बोलें, और दूसरे चैनल पर नहीं कर रही हूँ तो तीसरे चैनल पर जाकर बोलें, क्योंकि ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है उस कंटेंट के लिए जो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। मतलब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पर किसी और चैनल की या किसी और स्टोरी की बात करनी है। और ऊपर से यूट्यूब ऐसे वर्क नहीं करता है, यूट्यूब के अपने एनालिटिक्स होते हैं, वो कमेंट्स को भी प्रेफर करता है। और प्लीज़ थोड़ा सा इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी और चैनल पर जाकर कोई और कमेंट मत किया कीजिए। जैसे कि आपने ब्लिस ऑफ आत्रे पर आपने पूरा उसको कमेंट सेक्शन को भर रखा है वर्जन सिम्फनी से, तो ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगा मुझे मेरे कंटेंट को लेकर। मतलब आपको उस स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ फंक्शन से मतलब है और आप फंक्शंस हर जगह फैलाएंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ठीक है, वो मैंने एक न्यू जर्नी स्टार्ट की है, अगर आप ऐसे करेंगे तो चैनल रुइन हो सकता है। तो बस यही एक रिक्वेस्ट थी आपसे, बाकी आप समझदार हैं। तो बस प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे किसी रेस के घोड़े की तरह मत देखिए जिसका काम सिर्फ वीडियो को अपडेट करना होता है। दिल से निकलेगा तो ही मैं लिख पाऊँगी। ऐसा नहीं है कि बस नहीं निकला दिल से और दिमाग से काम करूँ। मेरी राइटिंग दिमाग से नहीं होती है, हार्ट से होती है, और बस मुझे वीडियो अपडेट करना है ऐसा नहीं रहता मेरे लिए। वीडियो अच्छा होना चाहिए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा टर्न आउट हो तो ही मैं अपडेट देती हूँ, अदरवाइज़ आई जस्ट होल्ड माई सेल्फ। ठीक है, बस यही कहना था मुझे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं तब क्या होता है। बाय बाय। बाकी मेरी नए शेड्यूल की जो अपडेट है, मतलब जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है, उसको लेकर भी आप अपनी ओपिनियन एंड सजेशंस दे सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है, इस तरीके से काम करना ठीक रहेगा? मैं डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट एंड सजेशंस या फिर आप लोगों की ओपिनियन पढ़कर आगे डिसाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।